वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारा जीएस पोर्शन का ही केमिस्ट्री का क्लास। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड। ये हमारे जो जीएस पीसीएस की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, जो पीसीएस में हम जीएस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमारे केमिस्ट्री का ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ थियरीज हैं जो एटॉमिक थियरीज के नाम से इनको हम जानते हैं। कुछ थियरीज हैं जिसे हम एटॉमिक थियरीज के नाम से जानते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं लेंगे फ्रेंड्स। फिर इसके बाद कुछ हाइपोथेसिस हैं, इसे भी हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड, और जो मेन पॉइंट है हम उसी को पढ़ेंगे। हम ये देख लेंगे कि ये जो एटॉमिक थियरी है इसमें हमने डाल्टन्स की थियरी को लिया था। इसमें हमने डाल्टन्स की थियरी को दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं बिल्डिंग्स को और वो मैटर्स बनाते हैं। फिर इसमें एक और साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम ग्रीक के साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, जिसको हम डेमोक्राइटस बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि ये जो मैटर हैं, बेसिकली सबने एक ही चीज़ को बताया था लेकिन अपने अलग अलग तरीके से। इन्होंने बताया था कि ये जो मैटर हैं वो एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एक ऐसे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है जो कि इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छोटा है। वो सबसे ज़्यादा इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम एटम कहते हैं। बेसिकली इन्होंने यही बात बताई थी। हालांकि डाल्टन्स थ्योरी के आने के बाद ये जो फिलोसोफर है, जो ग्रीक के फिलोसोफर है, डेमोक्राइटस जो हैं, इनकी जो फिलोसफी थी, जो इनका जो थ्योरी था, इसको नकार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं कुछ जो थ्योरी थे उसके कुछ ऐसे, मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि इसमें क्या कहा गया था। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थियरी ये कहा गया था कि एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल हैविंग द सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा था, डाल्टन्स ने ये बताया था कि ये जो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो किससे बनते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। और उन्होंने कहा था ये जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनका जो ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, दे आर आइडेंटिकल। वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल, एक तरीके के होते हैं। इनके पास सेम साइज होता है, सेम मास होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। अब इन्होंने ये भी कहा था कि एक एलिमेंट्स का जितना भी पार्टिकल्स होता है, इनके मास होते हैं, केमिकल बिहेवियर होता है, बाकी जितने भी साइज होता है, ये जो होता है वो दूसरे एटम्स से, दूसरे जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उससे वो अलग होते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि कंपाउंड आर कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। फिर इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर एन इंटीगर आर अ सिंपल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा था कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द सेपरेशन, कॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट। ये कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको नोट करा दे रही हूँ कि जो डाल्टन्स थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एक बात इन्होंने ये कही थी कि अ केमिकल रिएक्शन involve only the separation, combination and rearrangement। उसके बाद क्या हुआ, कुछ हाइपोथेसिस आई फ्रेंड्स, और कुछ हाइपोथेसिस आई। उन
एक्चुअली थियरी या हाइपोथेसिस हमको बस जान लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन पीसीएस का क्या ही भरोसा, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमको जानकारी में होना चाहिए। और जो मैं बोल रही हूँ वो अगर मैं नहीं लिख रही हूँ, बोलने को मैं सब कुछ बोलूँगी, अगर मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही आपको बोलती हूँ कि जब भी क्लास स्टार्ट करिएगा आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस थी, इनकी कुल 2 या 3 हाइपोथेसिस थी जिसको इन्होंने वो बताया था, जिसमें से फर्स्ट हाइपोथेसिस इनकी थी कि इट स्टेट दैट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, जो कि इन्होंने अपनी थ्योरी में भी बताया था। फिर उन्होंने कहा कि डाल्टन्स मेड नो अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर आर कंपोजिशंस ऑफ एटम। इन्होंने बता तो दिया था कि एटम से एलिमेंट्स बनते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर और क्या कंपोजिशन होते हैं इसको इन्होंने नहीं बताया था। ही हैड नो आइडिया अबाउट, उनके पास कोई इवन उनके पास कोई आइडिया भी नहीं था कि मतलब ये होते क्या है, वॉट एन एटम इज रियली लाइक, एटम्स दिखता कैसा है। बट ही डिड रियलाइज दैट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज shown by different elements such as hydrogen and oxygen can be explained by assuming that hydrogen atoms are not the same as oxygen atom। इनको एटम के बारे में कुछ नहीं पता था, इनको एलिमेंट्स के बारे में कुछ, इवन इनको ये भी नहीं पता था कि वो दिखते कैसे हैं, बट वो फिर भी ये मानते थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। तभी इन्होंने H2O में इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने देखा, तो इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो अलग होती हैं, जो कि सही भी है। दूसरी हाइपोथेसिस थी वो ये था कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सर्टेन कंपाउंड वी नीड नॉट ओनली एटम्स ऑफ द राइट काइंड्स ऑफ एलिमेंट बट स्पेसिफिक नंबर ऑफ दीज एटम्स एज वेल। ठीक है फ्रेंड, मतलब दूसरी हाइपोथेसिस ये थी कि वी नीड नॉट ओनली एटम्स ऑफ द राइट काइंड ऑफ, अगर किसी एलिमेंट्स के लिए मैं सिर्फ किसी सही एलिमेंट्स के लिए हमको सिर्फ एटम्स की जरूरत नहीं होती है, बट स्पेसिफिक नंबर ऑफ दीज एटम्स एज वेल, सिर्फ हमको एटम्स की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमको नंबर नॉट ओनली एटम्स बट number of atoms is also need। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए सिर्फ एटम्स ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ एटम्स भी होने चाहिए। ठीक है, और दिस आइडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ पब्लिश बाय जोसेफ प्रोस्ट इन 1799, और इस आइडिया को आर्टिकल्स एज ए आर्टिकल्स पब्लिश भी कर दिया गया, किसके द्वारा, जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा 1799 में। अ फ्रेंच केमिस्ट प्रोस्ट, जो कि एक केमिस्ट भी थे, लॉ ऑफ डिफिनिट proportions state that different sample of the same compound always contain its constituent element in the same proportions by mass। इसको इन्होंने थोड़ा सा एडवांस तरीके से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि इनका एक लॉ बन गया, वो क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शंस स्टेट। इन्होंने ये बताया दैट डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड्स, जो सेम कंपाउंड्स होते हैं उनके डिफरेंट सैंपल होते हैं, ऑलवेज कंटेन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट टू इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, अब ये डाल्टन्स की जो हाइपोथेसिस सेकंड हाइपोथेसिस थी वो सपोर्ट अनदर इंपॉर्टेंस लॉ, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये इसको सपोर्ट करती थी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, और ये जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आगे हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी अगर ये वर्ड आएगा तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो बात करते हैं हम इस हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये हाइपोथेसिस में उन्होंने ये कहा कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other elements are in ratio of small whole numbers। मेरे नंबर की बात की, उन्होंने भी कहा कि जो भी होता है टोटल नंबर का मास इसमें इंक्लूड होता है। फिर उन्होंने कहा कि डाल्टन्स की जो थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बात होती है मल्टीपल प्रोपोर्शन की। फिर उन्होंने कहा डिफरेंट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट डिफर इन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ द कंबाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि कार्बन फॉर्म्स 2 स्टेबल कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, जो कि CO2 बनता है। फिर नेमली, अब इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। जो थर्ड एंड लास्ट हाइपोथेसिस थी हमारी वो ये, मतलब मेरी नहीं,
जो डाल्टन्स की हाइपोथेसिस थी फ्रेंड्स वो ये थी कि इट इज़ अनदर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम आगे भी देखेंगे वो क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार बी लॉस, ना तो एनर्जी पैदा की जा सकती है और ना ही उसको ख़त्म की जा सकती है। दिस इज़ द क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज़ दैट मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड और ना डिस्ट्रॉयड। मैटर भी बोल सकते हैं, एनर्जी के केस में इसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फिर सिंस मैटर इज मेड ऑफ एटम दैट आर अनचेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इट फॉलोज दैट मास मस्ट बी कंजर्व्ड एज वेल, ठीक है। तो इस जो भी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मास मस्ट बी कंजर्व एज वेल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसको आगे से हम जो भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे और साथ साथ में हम इसको लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं ये एटम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो एटम्स होते हैं वो इनके में इनमें तीन पार्टिकल्स होते हैं। जो तीन पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है फ्रेंड। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है फ्रेंड। तो अब जो हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन एंड व्हाट इज़ न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं फ्रेंड तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट्स अ कह सकते हैं कि वन डिवाइस यूज टू इन्वेस्टिगेट द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज अ कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। पहले क्या था कि एक डिवाइस यूज की गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और वो क्या थी, कैथोड रे ट्यूब थी, ठीक है फ्रेंड। फिर इट इज़ अ ग्लास ट्यूब, ये जो कैथोड रे ट्यूब थी वो क्या थी, ग्लास की ट्यूब थी, फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द एयर हैज़ बीन इवैक्यूएटेड, ठीक है फ्रेंड। फिर when the two metals plates are connected to high voltage source, the negatively charged plate called the cathode emits a ray, ठीक है। उसके बाद the cathode ray is drawn to the positively charged plate called anode where it is emit very unusual ray, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद this highly energetic radiations penetrate matter, darkened covered photographic plates and caused a variety of substances to fluorescence. Mostly क्या होता
आगे हम देखते हैं टफ है था।